नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना यूनिट नंबर 1 का। ये आपका पार्ट 2 होने वाला है, या आप समझ लो कि लेसन नंबर 2 होने वाला है, जिसमें हम जानेंगे 1873 की जो आर्थिक मंदी आई थी वो कैसे ठीक हुई उसके बारे में। 6th सेमेस्टर के बच्चों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आपके पास जो ये सब्जेक्ट है वो आपके पास मेजर में ये सब्जेक्ट अलॉट हुआ होगा, है ना। यूरोप की हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले मैंने आपको सिलेबस का वीडियो, इसका पार्ट 1 सब कुछ कवर करवा दिया है। जिस भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है, वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको सिलेबस और पार्ट 1 की वीडियो दोनों चीज़ें जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम जानेंगे आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी आपको पता है क्या होता है कि जब जहाँ पे मुद्रा की जो स्थिति होती है, जब उसमें गिरावट आ जाती है, तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था होती है वो डगमगा जाती है, तो उसी को कहते हैं हम आर्थिक मंदी। 1873 की आर्थिक मंदी, जिसे लॉन्ग डिप्रेशन भी कहा जाता है, 1873 से 1879 तक चली थी। यह एक वैश्विक आर्थिक मंदी थी जिसने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया। इसके कारण और जो पुनरुद्धार है, उनको हम आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि मंदी जो है वो क्यों आई थी, क्या कारण रहा था। देखो, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी। अब मुझे नहीं पता कि आपको कितना समझ में आया नहीं आया, लेकिन मैं आपको बहुत इजी वर्ड्स में समझाऊंगी कि जो आर्थिक मंदी हुई थी यूरोप में या विश्व स्तर पर, उसके बेसिकली कारण क्या थे। तो पहला जो कारण था वो था अति निवेश, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो थी वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। 19वीं सदी के मध्य में उद्योगों और बुनियादी ढांचे में बहुत अधिक निवेश किया गया था, यानी उद्योग के लिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जैसे रेलवे लाइन, है ना, तो इसके लिए, सड़क वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा निवेश किया गया था। इससे आपूर्ति और मांग की जो असंतुलन है वो पैदा हुई थी। ठीक है, यानी कि जितनी मांग है उतनी उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो इसकी वजह से जो है वहाँ पे जो इकोनॉमिक थी वो डिसबैलेंस हो गई थी। दूसरा चीज़ है वित्तीय संकट। कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने जोखिम भरे निवेश किए थे, यानी कि एक रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, जो बाद में वो फेल हुई। क्योंकि देखो, इन्वेस्टमेंट का मतलब, जोखिम का मतलब ही क्या होता है, रिस्क का मतलब ही क्या होता है, या तो वो सही होगा या वो बिल्कुल डाउन होगा। तो जो उन्होंने रिस्क लिया था वो सफल ना होकर के विफल हुआ। इससे वित्तीय प्रणाली में विश्वास कम हुआ और ऋण में कमी आ गई। तो वहाँ पर क्या हुआ कि मतलब ऋण की कमी आ गई, उधारी जो वगैरह होती थी ना, तो उस वहाँ पर क्या हुआ कि जब देखो, आप सोचो कि कोई भी एक बैंक है, बैंक ने कहीं से पैसा, कहीं पे अपना सारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, उस बैंक के पास बहुत सारे लोगों ने अपने अकाउंट खुलवा रखे होंगे, है ना, सबका पैसा बैंक के पास होगा। अब बैंक ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, चाहे सरकार को दे दिया या कहीं पे किसी चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट कर दी उसने। अब बैंक को क्या लगा कि इससे मुझे क्या है कि फ़ायदा हो सकता है, लेकिन क्या है कि उनका पैसा वहाँ पर डूब गया, जिससे क्या है कि ऋण में, यानी कि जो लोगों को ब्याज मिलता था उसमें कमी आ गई थी। आपने कई बार सुना भी होगा कि कई सारी सोसाइटीज़ जो होती हैं, जो हम अपने आस पड़ोस में भरते हैं, या कई सारे बैंक जो ऐसे होते हैं जो लूट के भाग जाते हैं, है ना, जिसमें से सहारा करके आपने एक नाम सुना होगा। तो इस प्रकार से जो वित्तीय संस्थान थी वहाँ पर, और जो बैंक थे, उसने क्या कर रखा था, अपने पैसों को, यानी कि दूसरे के पैसों को कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दिया था। उन्हें लगा कि उसे सक्सेस होगा, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ है, वो फेल हो गए, है ना। उसके बाद है यूरोप में युद्ध। देखो, यूरोप में उस टाइम पर युद्ध भी हुआ था 1870 से 1871 के बीच में। अब युद्ध जहाँ पर होगा वहाँ पर माल जान माल और मतलब कि वहाँ पे लोग जो रहते हैं उन सब की हानि होती है, जान माल की हानि होती है। ऐसा तो है नहीं कि युद्ध करने से किसी को प्रॉफिट होता हो। अब युद्ध है अगर, तो वहाँ पे सैनिकों का खर्चा, सैनिकों के रहने की जगह, उनके हथियारों के लिए पैसा, सब कुछ देखना होता है। तो उसी टाइम पर क्या हुआ था कि फ्रैंको प्रशिया युद्ध हुआ था 1870 से लेकर 1871 के बीच में। यूरोप में उसकी वजह से आर्थिक अस्थिरता पैदा हो गई थी, जिसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी ज़्यादा असर देखने के लिए मिला था। उसके बाद अगला है चांदी का अवमूल्यन।
चांदी का अवमूल्यन हो गया था, क्योंकि देखो कई देश जो चांदी पर निर्भर थे, अब जैसे हम किसी चीज़ पर निर्भर हैं, एकदम से उस चीज़ की कोई भी वो डाउन हो जाए उसके रेट, तो जाहिर सी बात है आपने स्टॉक मार्केट या मतलब ऐसे कुछ देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, पहले कुछ चीज़ खरीद लेते हैं। अब मान लो उसको खरीद के रख लिया, अब उसका अगर रेट गिर जाए तो वो तो लॉस में ही जाएगा, है कि नहीं? तो इसी प्रकार से वहाँ कई देशों ने चांदी के मानक को छोड़ दिया, जिससे चांदी का मूल्य जो है वो गिर गया था, और इससे उन देशों की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ा जो बिल्कुल चांदी पर ही निर्भर रहते थे। आप मान के चलो कि अभी आप मान लो कि कोई प्लॉट ले रहे हो, आपको लगेगा कि चलो मैंने ये प्लॉट अभी 2 लाख का ले लिया, सपोज करो 2 लाख का ले लिया, आपको लग रहा है कि कल जा करके इसका जो रेट है वो 2.5 लाख या 3 लाख हो जाएगा। अब मान के चलो अगर वो जो 2 लाख का आपने खरीदा, रेट घट के 1 लाख का हो गया, तो उसमें क्या आपका लॉस ही है ना? तो इसी प्रकार से चांदी का जब अब वो मूल्यन हुआ, तो चांदी का अवमूल्यन होने से जो देश चांदी पर निर्भर थे, जिनके पास चांदी बहुत ज़्यादा थी, तो उनकी अर्थव्यवस्था पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब देखो, ये तो हमने जान लिया कि जो यूरोप में आर्थिक मंदी हुई थी उसके क्या कारण थे। अब हम जानेंगे कि पुनरुद्धार क्या हुआ था, मतलब कैसे उस चीज़ को ठीक किया गया। पहला है तकनीकी प्रगति, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ाई गई। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले वाले अपने पार्ट 1 में हमने इसके बीच की बातें ही पढ़ी थी कि कैसे औद्योगिक क्रांति आई। तो इसी वजह से कहीं न कहीं औद्योगिक क्रांति आई थी। 19वीं सदी के अंत में नई तकनीकों जैसे कि बिजली और आंतरिक दहन इंजन के विकास ने नए नए उद्योगों को जन्म दिया, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। वैश्विक व्यापार में वृद्धि हुई। वैश्विक व्यापार में वृद्धि ने नए बाजारों और अवसरों को खोला, जिससे अर्थव्यवस्था को पुनरुद्धार यानी कि एक मदद मिली और अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। फिर बाकी सरकार ने भी कुछ अपनी नीतियां बनाई, जैसे कि टैरिफ को कम कर दिया। अब काफ़ी सारे बच्चों को टैरिफ का मतलब नहीं पता होगा। टैरिफ एक प्रकार का टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा वसूला जाता है। और हम जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, उस पे जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं टैरिफ, ठीक है? तो सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो टैरिफ है उसको कम कर दिया। उसके बाद है वित्तीय सुधार कुछ हुए। वित्तीय प्रणाली में सुधार किए गए, जिससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों में विश्वास बहाल हुआ और ऋण की उपलब्धता बढ़ी। 1873 की आर्थिक मंदी एक कठिन समय था, लेकिन इसने भविष्य के आर्थिक विकास के लिए एक मंच तैयार कर दिया, ताकि भविष्य में कभी ऐसी कोई भी दिक्कत पड़े तो आर्थिक मंदी का सामना ना करना पड़े। इसके कुछ परिणाम भी निकले थे। देखो, जब आर्थिक मंदी आई तो वहाँ पे क्या हुआ, बेरोजगारी में वृद्धि हुई, बेरोजगारी फैल गई, कई व्यवसाय बंद हो गए थे, उत्पादन में कमी आई थी। उत्पादन की कमी के कारण बेरोजगारी में वृद्धि हुई, लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी, जिससे गरीबी और सामाजिक अशांति बढ़ी। सेकंड है वित्तीय संकट। कई बैंक और वित्तीय संस्थानों के विफल होने से वित्तीय प्रणाली में विश्वास कम हो गया, यानी कि लोगों का जो विश्वास है ना वो बैंकों की तरफ थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है? इससे ऋण की कमी आई। अब जाहिर सी बात है कि लोगों को ऋण वगैरह जो है वो नहीं मिल पा रहा हो, क्योंकि अब ऋण कौन देता है, बैंक देता है कि नहीं? अब जब बैंकों पर से लोगों को विश्वास कम हो जाएगा तो ऋण में कमी आ जाएगी, और व्यवसाय और व्यक्तियों के लिए धन प्राप्त करना उस टाइम पर मुश्किल हो गया था। उसके बाद है व्यापार में कमी। वैश्विक व्यापार में कमी आई, क्योंकि देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए संरक्षणवादी नीतियां अपनाई। इससे आर्थिक विकास में और कमी आ गई, क्योंकि विश्व व्यापार में जब कमी आती है ना, तो वहाँ पे जैसे एक टाइम पे कोरोना आया था, तो उस टाइम पर सबको दिख गया था कि अब हम मतलब, क्योंकि अब कोरोना में क्या हुआ, लॉकडाउन हुआ, अब सबको पता लग गया कि भाई पैसा कहाँ से आएगा। तो लोगों ने क्या करा, एक संरक्षणवादी की नीति अपनाई, यानी कि अपने पैसे को अपने पास ही रखा, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जो उसे खाना था उसने वही खाया। किसी ने ये नहीं कि दिखावा करने के लिए बाहर से कुछ मंगवा लिया, ऐसा कुछ नहीं। तो वहाँ पर अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए संरक्षणवादी की नीति अपनाई, यानी कि अपने पैसे को अपने देश के अंदर ही रखा। जैसे कोरोना के टाइम पे हर एक फैमिली वाले ने अपने पैसे को बचा करके रखा। देखो,
कोरोना के टाइम पे रिच क्लास जो फैमिली थी उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुई ना इस चीज़ से वो पुअर क्लास फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली, जैसे हम और आप हैं। तो हम लोग काफ़ी इफ़ेक्ट, मतलब इससे हमें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा हमारी फैमिली के ऊपर। कहीं न कहीं देखा जाए तो हर किसी के ऊपर पड़ा है ना? लेकिन उनके रिच फैमिली के ऊपर उतना नहीं पड़ा। उसके बाद है, अब देखो, जब बेरोज़गारी रहेगी, हर चीज़ रहेगी, अर्थव्यवस्था डगमगा गई, तो ज़ाहिर सी बात है कि समाज के अंदर शांति नहीं होगी, समाज में अशांति होगी। बेरोजगारी और गरीबी में वृद्धि के कारण समाज में जो है अशांति और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। कई देशों में विरोध प्रदर्शन और दंगे भी होना स्टार्ट हो गए। इसके अलावा कृषि पर भी प्रभाव पड़ा। कृषि क्षेत्रों में इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा, जिसके चलते किसानों की हालत जो है ना वो और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। क्योंकि किसानों के पास उस टाइम पर पैसा नहीं था, उन्हें पैसा देने वाला बैंक होता था, और बैंक भी उस टाइम पर क्या है कि दिवालिया हो गया था, मतलब बैंक के पास भी पैसा नहीं था। लोगों का जो है बैंक के ऊपर से विश्वास भी हट गया था। तो उससे क्या है कि कृषि क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है प्रभाव देखने के लिए मिला, है ना? और दूसरा आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि जो बेरोजगार व्यक्ति थे ना, सब कृषि की तरफ ही आ गए थे, जिसे हमने प्रच्छन्न बेरोजगारी का नाम दिया, यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी, जहाँ पे आवश्यकता है हमें दो लोगों की, कि हमने ये माना कि इस खेत में ये दो लोग काम कर सकते हैं, लेकिन जब लोगों के पास रोजगार नहीं था तो वहाँ पे दो लोगों के बदले 5 लोगों ने उसी काम को किया, तो 3 लोग फालतू थे। तो इस कारण कृषि पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उसके बाद है आर्थिक सुधारों की आवश्यकता। इस मंदी ने सरकारों और अर्थशास्त्रियों को आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया, ताकि भविष्य में कभी भी ऐसी समस्या का सामना हमें ना करना पड़े। ठीक है? इसने भविष्य की आर्थिक मंदी को रोकने के लिए वित्तीय प्रणाली में सुधार और सामाजिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अगर हम संक्षेप में बात करें तो 1873 की जो आर्थिक मंदी थी, उसने दुनिया भर में एक व्यापक आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों का कारण बना। क्योंकि देखो आर्थिक मतलब पैसा, क्योंकि देखो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे आर्थिक मंदी। मंदी का मतलब ये होता है कि पैसों में गिरावट, पैसे का ना होना। और एक देश को चलाने के लिए पैसा का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक घर को चलाने के लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे एक देश को चलाने के लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है। तो 1873 में जो आर्थिक मंदी आई थी, इसके कारण क्या कि पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो डगमगा गई थी। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी कि आर्थिक मंदी जो है वो क्यों आई। ठीक है, क्या इसके प्रभाव पड़े और कैसे इसको हमने ठीक किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।